हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि 24 में होने वाला है। 24 जून के लास्ट लिए हो ही जाएगा ये पेपर, आशा लग रहा है कि हो ही जाएगा। इसके लिए आपके अपने चैनल सेंटर ऑफ सक्सेस के द्वारा रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आ गया हूं। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे। तो आउट ऑफ 25 नंबर क्वेश्चन में अगर आपने 62 से 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। तो आप अपना फोकस मैथ और रीजनिंग पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रुक्मणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज 10 का पहला प्रश्न आपके फोन स्किल में, जो कि आपका ये करंट अफेयर्स का प्रश्न शुरू हो गया है। पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता है? तो ये जीता है विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही जुलाई 2023 में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है, प्रज्ञानंद ने। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर माधवन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सितंबर 2023 में अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म के लिए टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। वही प्रसून जोशी को, जो कि वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस संस्थान पर किया गया था? तो ये रियाद में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76वें संस्करण में कर्नाटक ने मेघालय को पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी जो कि एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भैया ये ईरान नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय जो कि काठमांडू में है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसके देश इस प्रकार है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये गोरखपुर में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो ये है कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका उद्घाटन 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही अगस्त 2023 में पिछले साल बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है एवं इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टेनली है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार जो कि ये विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश का सरकार के द्वारा किया गया है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 कुमार चरित किसने रची थी? तो ये डांडी ने रची थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डांडी पौलो शासक नरसिंह वर्मन II के दरबार में रहता था। डांडी के द्वारा ही काव्यदर्श की रचना की गई थी। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे एवं इन्होंने कादम्बरी और हरचरित की रचना की थी। वत्स भट्टी जो कि गुप्तों के दरबार में रहा करते थे, इन्होंने मंदसौर अभिलेख की रचना की थी। वही भास ने स्वप्नवास दाता की रचना की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, उबेर कप किस खेल में दिया जाता है? तो ये महिला बैडमिंटन में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित कप आपका अग्रवाल कप हो गया, अमृत दीवाना कप हो गया, थॉमस कप हो गया, सोफिया कप हो गया, ये आदि आपका ये बैडमिंटन से संबंधित कप है। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो कि एक संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न, 16 आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? तो ये है सुब्रत भट्टाचार्य जी की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था तिरुपति में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। लिथियम सेल का प्रयोग जो कि शुष्क सेल में होता है। तो ये भी आप लोगों का पता ही होगा। तो फिर से यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको डायरेक्ट 31 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ये है अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जो कि 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन कर लिया था। अगला प्रश्न, राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, खाली स्थान साम्राज्य के शासक थे। तो ये गौड़ साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शशांक जो कि शैव धर्म का अनुयायी था एवं इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। मगध जो कि ये सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहदत्त था। अगला प्रश्न, निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था? तो ये हैं बाघा जतीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला कोर्ट में जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था। अशफाकुल्ला खान जो कि पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पे लटके थे। अगला प्रश्न, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो ये बाबर रहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका वास्तविक नाम जौहरुद्दीन मोहम्मद रहा था। बाबर ने सड़कों की माप के लिए ताज बाबरी का शुभारंभ किया था। फ्रांसिस्को अल्बर्ट जहांगीर के शासनकाल में ही भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, एवं सासाराम के मकबरा शेरशाह सूरी के मकबरा जो कि सासाराम में है। अगला प्रश्न, चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला 10 खाली स्थान पर्व है। तो ये है बौद्ध का पर्व है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चैत्यागिरी विहार महोत्सव जो कि नवंबर के महीने में आयोजन होता है इसका। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये धनु यात्रा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है। यह धनु यात्रा भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न,
103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल है एवं संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। तो ये कथन जो कि ऑप्शन डी, ए और बी सही है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ही संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 को जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, तो संगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है सिक्किम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो संगमो झील को हम चांगो झील के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि ये बाद में SBI कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का समूह था बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास से मिलकर ये इंपीरियल बैंक बना था। उसके बाद इसे राष्ट्रीयकरण करके SBI कर दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना खाली स्थान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो ये USSR के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में शुरुआत हुई थी। योजना आयोग के स्थान पे जो कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज INA का गठन कब किया गया था? तो ये 1942 में किया गया था। ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रास बिहारी बोस की प्रेरणा पे कैप्टन मोहन सिंह ने INA जो कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? तो ये 1929 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कि पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसका कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा था, जो कि ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा था। व्यापक सिद्धांत को लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, व्यापक सिद्धांत को। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीर कासिम को यूरोपीय मॉडल पे अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया और कारखाना स्थापित किया था। इन्होंने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया था। सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1757 को अंग्रेज के प्लासी का युद्ध किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भैया ये उड़ीसा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है और उत्पादन एवं भंडारण में भी उड़ीसा का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 61 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया था? तो ये है जापान के संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता आदि को अपनाया गया था। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति आदि को अपनाया गया था। वही अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद है 34।
34। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्शल लॉ को असाधारण जैसे युद्ध अशांति या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। मार्शल लॉ भारतीय संविधान की व्याख्या नहीं की गई है, जो कि इसका अर्थ होता है सैन्य शासन। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने हेतु असाधारण अधिकार मिल जाते हैं एवं वही अधिकार पर प्रतिबंध लगाकर किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक की सज़ा भी दी जा सकती है। अगला प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये है चांदी बेबी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1595 ईस्वी में मुगल सेना ने अहमदनगर का घेराव कर लिया था एवं उस समय अहमदनगर का नेतृत्व जो कि शासिका चांदी बेबी के पास थी। 1596 ईस्वी की संधि में चांद बेबी ने बराबर प्रांत मुगलों का सौंप दिया था। उसके बाद चांद बेबी ने 1599 ईस्वी में अकबर का विरोध करते हुए सेना के विद्रोह में मारी गई थी। अगला प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये 2009 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो ये है चीन से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम अफीम युद्ध जो कि 1839 से 42 चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। 1850 से 64 के मध्य चीन के दक्षिणी भाग में ताइपिंग विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ये अर्जेंटीना की मुद्रा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी जो कि ब्यूनस आयर्स है। ब्राज़िलियाई रियाल जो कि ब्राज़ील की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। वही मलेशियाई रिंगत मलेशिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? तो ये है गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाब भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिपि है। सिखों के पवित्र ग्रंथ जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में ही की गई है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो कि गुरु नानक जी को है एवं गुरु अमरदास हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? तो यह राजस्थान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधानमंडल ने पंचायती राज जो कि तृतीय संशोधन अधिनियम 2015 पारित किया था एवं इसमें योग्यता जिला परिषद या पंचायत समिति बनने के योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और सरपंच एवं अन्य बनने के लिए 8वीं पास अनिवार्य है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो यह है दिव्यांगजन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस संबल योजना के अंतर्गत 40% गंभीरता के जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक जो कि कृत्रिम अंग, विशेष उपकरण, शिक्षा, स्वरोजगार, ऋण प्रमाणीकरण आदि दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो बोला जा रहा है कि पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। तो सत्य कोई नहीं है, तो इसलिए न तो एक और नहीं दो है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, जो कि इन लक्ष्यों को अलग अलग योजनाओं में महत्व दिया गया था। सीमित संसाधनों के साथ साथ विकास की प्रतिबद्धता के कारण योजनाओं ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए अलग लक्ष्यों का निर्धारण किया है, न कि समृद्धि समानता किया है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने खाली स्थान वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो ये 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति सदस्य होते हैं, जिसका नाम वहीं की मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समावधि 1969 से 74 के बीच रही थी। इसके अंतर्गत संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण आदि विकास केंद्र
के प्रमुख घटक रहे थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो संविधान है 9, भाग 9, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 में पंचायती संबंधी अनुच्छेद 243 क से 9 तक शामिल है। वही भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भाग 4 36 से 51 तक निहित किया गया है एवं भाग 9 के ए नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? तो ये भारत सरकार के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दायरा भारत चीन म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो ये है दीफू दर्रा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा आपका ये सिक्किम में स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है एवं तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से मैथ प्रश्न का रीजनिंग शुरू हो गया है, तो मैं आपको 91 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। 91 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो अनुच्छेद है 301। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 301 के अंतर्गत ही संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधि कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ही अनुच्छेद 19 के एफ और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया है, जो संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी में बनाया गया था? तो ये दामोदर नदी में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी, जो कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 को अस्तित्व में आया था। नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य होता है कि किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और थल का मानव हितार्थपूर्ण उपयोग करना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान कब लागू हुआ था और यह तिथि जिसे अब तक प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये है 7 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो कि जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्तमान में 194 देशों का ये समूह है। 194 देशों का समूह है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौमेत, नामचा बड़वा, गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम पे है? तो ये है हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय जिसे हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, और उत्तर पूर्वी हिमालय जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं। मुख्य हिमालय में ही विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ जो कि वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। वही कामेत चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर है। नामचा बड़वा की ऊंचाई 7,782 है। वही गुलमर्दा चोटी की ऊंचाई 7,728 मीटर है। अगला प्रश्न, दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980-1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो ये है कश्मीर पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले तापन में लगभग 60% के लिए CO2 जिम्मेदार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हरित प्रवाह में मीथेन का लगभग 20% योगदान रहता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि N2O2 जब ये अभिकरण और अवकरण करता है तो NO के लिए क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन Kc बराबर
Kf, जो कि यह समीकरण उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं इस समीकरण को। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, अभिकारक से प्रतिफल एवं प्रतिफल से अभिकारक, जिसे हम उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो कि यकृत को प्रभावित करता है। वायरस से होने वाला रोग खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स आदि है। वही प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया, गला ज्वर ये आदि है। अगला प्रश्न, प्लांक नियतांक का मान जूल संकीर्ण में, तो ये 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। प्लैंक जो कि क्वांटम का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? तो ये ग्रेफाइट को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। यह अर्धठोस है। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जोहानसन केपलर ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टोलॉकर है? तो ये है रैंसमवेयर का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैंसमवेयर जो कि समानता स्पैम और फिनिशिंग के जरिए फैलता है। रैंसमवेयर के दो प्रकार होते हैं, क्रिप्टो रैंसमवेयर और लोको रैंसमवेयर। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो वोल्ट एम्पेयर के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति जो कि आप बोल सकते हो V/I, विभवांतर इंटू विद्युत धारा। V/I को आप लिख सकते हो I²R, जो कि ये V²/R के बराबर होता है, और ये Q/V/T के बराबर होता है। कार्य करने की क्षमता को आप शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकेंड वाट भी होता है। अगला प्रश्न, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो बोला जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन ये अलग ही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अन्य के अलावा शामिल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संतुलित पोषक पदार्थों का उपयोग जो कि बीमारी का निदान संभव बनाया जाता है। पोषण संबंधी समस्याओं का निदान किया जाता है एवं पोषण की स्थिति का आकलन भी किया जाता है। पोषक पदार्थों के 7 घटक भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल एवं रफेज होता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच लागू होता है। आपने पढ़ लिया होगा कि F/m1 × m2/r²। यहाँ पे F आपका दो पिंडों के बीच आकर्षण बल है, m1 और m2 आपका ये दो पिंडों का द्रव्यमान है, और r दो पिंडों के बीच की दूरी है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया बल है। यह न्यूनतम दूरी और अनंत दूरी के बीच दोनों के बीच कार्य करता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न जो कि मैं आपको 121 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली है। तो ये है स्वर्ण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी आघात वरीयता और तन्यता सर्वाधिक होती है। मुद्रा धातु जो कि वर्ग में धातुएं निम्न होते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और सोना, ये आदि ये मुद्रा धातु के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है? तो बोला जा रहा है कि एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना ये स्वास्थ्य के प्रमुख कारक नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि एक स्वस्थ स्थान में रहना, अच्छी स्थिति रहना एवं सामाजिक समानता और मेलजोल की भावना
ये सारे प्रमुख कारक हैं स्वास्थ्य के लिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पात्र में एक दाब माप पर दो गैसों ए और बी समान आयतन के प्रसारण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैसें ए तथा बी के अनुभार का परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये होगा 1:16। गैसों के विचलन की दर जो कि आर आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा गैसों का अनुभार m के बराबर, तो R1 बटा R2 जो कि ये √m2 बटा m1 के बराबर होगा। तो जैसे ही m2 बटा m1 आपका ये R1 बटा R2 पे चल जाएगा, तो R1 और R2 दे रखा है जो कि 4/1 के अनुपात में है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16/1 जो कि ये 1:16 के बीच में रेशियो आ जाएगा m1 m2। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की है? तो ये है हर्मन कोल्बे ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण जो कि कार्बोनिलेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं एवं सिरका में 6% विनेगर एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि सही कथन का पहचान कीजिए। तो न्यूटन का मात्रक बल होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल या कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो ये नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ जो कि वातावरण से नाइट्रोजन इकट्ठा करके भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती हैं। वही नॉन स्टॉक, एनाबीना, शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोला जा रहा है कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये घुलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल भी कहते हैं। ये आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है एवं इसके कमरे के तापमान पे तरल होता है। तो ये सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये मीथेन पाया जाता है, CH4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गोबर गैस में 65% से 75% मीथेन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड पाया जाता है। मीथेन का धान के खेतों में भी उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता? तो ये पुष्प नहीं होता, जबकि जड़, तना और पत्तियाँ होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा ये संवहन तंत्र युक्त पादप है। ये बहुकोशिकीय प्रजनन अंग होते हैं एवं इन पौधों द्वारा उत्पन्न परागण वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। निषेचन के पश्चात भ्रूण विकसित होता है। अगला प्रश्न, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग दिखाई देता है क्योंकि? तो यह बड़ी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव रहता है, तो ये एक दिशा में होता है, एक दिशिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादक सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करता है। अगला प्रश्न 132, बोला जा रहा है कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो ये आवृत्ति के व्यापक श्रेणी के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रॉडबैंड जो कि उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, इसकी क्षमता 34 से 38 गीगाहर्ट्ज बैंड होती है और ब्रॉडबैंड के लिए ऑप्टिकल फाइबर का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें ब्रॉडबैंड आपका ये डाटा स्थानांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो ये महो होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चालकता जो कि 1 बटा प्रतिरोध ओम के बराबर होता है, जो कि इसको ओम इन्वर्स भी बोल सकते हैं, महो भी बोल सकते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता केवल चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न, उस वर्णन का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो ये होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही बैक्टीरिया नील हरित शैवाल, लाल शैवाल तथा कवकों को छोड़कर हरित लवक सभी पौधों की हरी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि दो रासायनिक स्पीशीज XY आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती है जिसमें दो XY दोनों उपस्थित होता है, X + Y जो कि P को डिनोट कर रहा है। तो X और Y दो तत्व हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होने से यौगिक बनते हैं। इसलिए P यौगिक है जिसका संगठन निश्चित है। यौगिक का गुण मिश्रित होने वाले पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। यौगिक जो कि एक सूक्ष्म कण होता है, यौगिक एक सूक्ष्म कण अणु होता है, तत्वों का सूक्ष्म कण परमाणु होता है। तो इस प्रकार आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो आउट ऑफ 75 नंबर क्वेश्चन में आपने कितना अटैम्प्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो आपको कैसी लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।